यस। तो पिछले वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने देखा, उसमें बात की थी न्यूटन ने केपलर के नियम से क्या क्या निष्कर्ष निकाले, और उन निष्कर्ष को निकाल करके जो नियम दिया, आज उस नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इस लेट्स नो दिस लॉ, इसको जान दें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, force acted between two body masses is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। न्यूटन ने, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, केपलर के नियम से बताया था कि जो प्लैनेट होते हैं वो वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर गति करते हैं, तो उन पर एक बल कार्य करता है विकेंद्र, जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बना देते हैं, यहाँ पे बीच में सन लोकेट है। अब यहाँ पे जो प्लैनेट रोटेट कर रहे हैं तो इन पर एक सूर्य की ओर अब विकेंद्र बल कार्य करता है, और ये बल कहाँ से मिलता है? अब केंद्र बल जो इस ग्रे पे कार्य करता है, ये ग्रेविटेशनल बल से ही मिलता है, जो सन और प्लैनेट के बीच कार्य करता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे, जो सेंटीपिटल फोर्स यहाँ पे जो कार्य करता है, उसके बारे में न्यूटन ने बताया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स, जो वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक्टेड बिटवीन टू बॉडी मासेस, दो बॉडी मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब यहाँ पे एक बॉडी मास, इसे m1 मान लें, इसे m2 मान लें, तो ये जो फोर्स हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन दोनों मासों के प्रोडक्ट के, यानी m1 इंटू m2 के। और क्या बताया था? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके बीच में डिस्टेंस हम लोग r मान लेते हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि f पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब क्या करो, इन दोनों जो नियम है इनको मिला दो, कंक्लूड कर दो, तो F इक्वल टू हो जाए, F इक्वल टू क्या? प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान r²। अब यहाँ से जब आप हटाओगे ये प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ बगल में देखते हैं F इक्वल टू, जो यहाँ पे कांस्टेंट आता है इस प्रोपोर्शनल को हटा के, वो होता कैपिटल G, और m1 m2 अपान ये r²। यहाँ पे न्यूटन बल का मात्रक, और यहाँ पे जो कैपिटल G कांस्टेंट आया है, वेर यहाँ पे कैपिटल G इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे बोलते हैं, ये यूनिवर्सल है। क्या है? यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक है। मीन्स कैपिटल G की जो वैल्यू होती है, अभी यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो कैपिटल जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं कि इसकी वैल्यू होती है 6.67 न्यूटन की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये
जो कण होते हैं इनकी प्रकृति पर नहीं निर्भर करती है, माध्यम क्या उस पर भी नहीं निर्भर करती है, यानी कि कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब चाहे ये प्लैनेट और सन के बीच हो तब भी कैपिटल जी का मान इतना ही रहेगा, चाहे दो इलेक्ट्रॉन के बीच हो बल्क और के तब भी इतना कैपिटल जी का मान होगा, मीन्स ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। यस, तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को न्यूटन का नियम समझ में आया होगा। और जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया, गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है उस बल के बारे में बताया, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये किसके कारण उत्पन्न हुआ है, मासेस के कारण। ये टू बॉडी मास है, दो द्रव्यमान है, तो उनके बीच में क्या कार्य करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसकी तुलना करते हैं वैद्युत बल से, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स से। तो यहाँ पे इसको वॉच करने के बाद हम लोग कम टू द पॉइंट। कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल व वैद्युत बल की तुलना। तो यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं, तुलना करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल की वैद्युत बल से। तो गुरुत्वाकर्षण बल जैसा कि आपने जाना, गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण होता है, द्रव्यमानों के कारण होता है। वैद्युत बल किसके कारण होता है, आवेशों के कारण होता है। तो उसी की यहाँ पे तुलना करने वाले हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किसने दिया, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम न्यूटन ने दिया, तो न्यूटन के नियम से यहाँ पे देखेंगे, न्यूटन के नियम से ना, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ न्यूटन, F इक्वल टू एफ ग्रेविटेशनल इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपान r स्क्वायर न्यूटन। न्यूटन ने बताया कि यह दो पार्टिकल m1 व m2 मासेस के हैं, इनके बीच डिस्टेंस स्मॉल r है, तो इनके बीच में ये रिलेशन होगा, न्यूटन ने बताया। अब इधर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के विषय में किसने बताया, कूलॉम्ब्स ने। तो फ्रॉम कूलॉम्ब्स लॉ, तो यहाँ पे कूलॉम ने बताया कि F इलेक्ट्रिक इक्वल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर न्यूटन। कूलॉम ने बताया कि दो चार्ज पार्टिकल, जैसे यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2 है, इनके बीच डिस्टेंस स्मॉल r है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा उसकी वैल्यू ये रहेगी, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, वह के इक्वल टू कांस्टेंट जिसकी वैल्यू बता रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितना होती है 9 × 10⁹। और यहाँ पे न्यूटन ने क्या बताया कि जो ग्रेविटेशन है वह यहाँ पे कैपिटल जी क्या है, ये भी कांस्टेंट है, जिसे बता वेयर कैपिटल जी इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे यूनिवर्सल इसलिए बोला गया कि यहाँ पे कैपिटल जी का मान बदलता नहीं है, चाहे कोई भी दो पार्टिकल हों, चाहे छोटे द्रव्यमान के हों चाहे बड़े मासेस के हों, उनके बीच जो बल कार्य करेगा वहाँ पे जो यहाँ पे कैपिटल जी काम करेगा वहाँ पे वो नहीं बदलेगा। यहाँ पे कैपिटल जी की जो वैल्यू है होती है कैपिटल जी इक्वल टू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी कैपिटल जी की वैल्यू नहीं बदलने वाली है, इसीलिए इस कांस्टेंट को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा गया। अब यहाँ पे पावर की बात कर लेते हैं कि
ग्रेविटेशनल बल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों में कौन स्ट्रांग होता है। तो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे दो इलेक्ट्रॉनों का, और उन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा अभी आपको दिखाएंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में कौन शक्तिशाली होता है, किस में ज़्यादा पावर होता है। और वैसे बता दें यहाँ पे, और पहली बात ये थी। नेक्स्ट बात है कि जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, लेफ्ट साइड में हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, राइट साइड में इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये हमेशा आकर्षण बल होता है। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये मे बी अट्रैक्टिव आर रिपल्सिव फोर्स। कहने के मतलब है जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये हमेशा आकर्षण बल होगा, और जो विद्युत बल है ये आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। मे बी अट्रैक्टिव व्हेन अपोजिट चार्ज होंगे, दो क्या होंगे, अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। और रिपल्सिव कब होगा, जब सेम चार्ज होंगे, ये कंडीशन होगी, या फिर प्लस प्लस की कंडीशन होगी तो वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे विद एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन लेके वहाँ पे जब कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा।